हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग भाग 5 राष्ट्रपति को पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति में हम संसद पढ़ रहे हैं। संसद के अंतर्गत राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट आता है। जैसे सरला, स से संसद, अनुच्छेद 89, फिर र से हो जाएगा आपका राज्यसभा 80, ल से हो जाएगा लोकसभा 81 और 80। जैसे राज्यसभा अनुच्छेद 81 के तहत भारत में एक राज्यसभा होगा। इसका गठन 3 अप्रैल सन 1992 में हुआ। इसे उच्च सदन या सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। यह अस्थायी सदन होता है। यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। योग्यताएं: राज्यसभा का व्यक्ति निर्वाचित होने के लिए उस व्यक्ति की योग्यताएं: सर्वप्रथम वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया न हो या किसी लाभ के पद पर न हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के शर्तों का पालन कर रहा हो। अब निर्वाचन: राज्यसभा के व्यक्ति को निर्वाचन करने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमित मत द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जिसे खुला मतदान करते हैं। शपथ: इसको अनुच्छेद 99 तहत राज्यसभा के सदस्यों का शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा कराया जा सकता है। कार्यकाल: इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। नोट: राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा का वेतन: राज्यसभा 1 लाख रुपये मंथली होता है और 45,000 रुपये कार्यालय खर्च होता है मंथली, और 45,000 रुपये क्षेत्र भत्ता। 5 करोड़ रुपये इनको सांसद निधि दी जाती है, एनुअल्स मतलब सालाना, और 20,000 रुपये दैनिक भत्ता देता है, जो भारत की संचित निधि से दिया जाता है, और इनके वेतन पर टैक्स नहीं लगता है। अनुसूचित देय के तहत इनको वेतन दिया जाता है। अब नोट: वित्तीय आपातकाल के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के वेतन में कटौती नहीं किया जाएगा। कटौती किया जा सकता है। त्यागपत्र: राज्यसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति को देते हैं और राज्यसभा यह सूचना राष्ट्रपति को देता है। पदच्युत यानी पद से कैसे इनको हटाया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव पारित करके पद से विमुक्त किया जा सकता है। इनकी जमानत राशि 25,000 रुपये है। आवश्यक गणमूर्ति मतलब आवश्यक मत: इनको 1/10 भाग मत चाहिए, जैसे 250 का 1/10 25 पर। आवश्यक मत मतलब इनको 1/6 मत चाहिए। मतलब कुल सीटें 238 राज्यसभा और केंद्र शासित राज्यों से और 12 सीटें संसद सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित सीटें हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान आदि वर्ग से चुने जाते हैं। कुल सीटों की संख्या 250 है। वर्तमान में राज्यसभा की सीटें 245 है। यूपी से 31 सांसद सर्वाधिक राज्यसभा के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, जो उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सांसद 31 निर्वाचित किए जाते हैं। राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4वीं अनुसूची में दी गई है। राज्यसभा और लोकसभा के 3 सत्र होते हैं, जैसे बजट सत्र, जो फरवरी महीने से शुरू होकर मई के मध्य तक चलता है, जिसे बजट सेक्शन कहते हैं। अब वर्षाकालीन सत्र यानी मानसून सत्र, यह जुलाई से सितंबर के मध्य होता है। शीतकालीन सत्र यानी विंटर सीजन, नवंबर से लेकर दिसंबर तक। इसकी याद करने की ट्रिक है BMW एक कार का नाम है। B से बजट सत्र, M से मानसून सत्र और W से विंटर सत्र। नोट: लोकसभा और राज्यसभा का सबसे छोटा सत्र शीतकालीन सत्र होता है। राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 2 बार सभापति बनने वाले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर हामिद अंसारी थे। प्रथम मुस्लिम राज्यसभा का सभापति जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कार्यकाल के दौरान मृत्यु सभापति कृष्णकांत शर्मा, और वर्तमान समय में 13वें राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू हैं। राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के मध्य 6 महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए, यानी राज्यसभा के 2 अधिवेशनों में 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। राज्यसभा का कोई भी सांसद लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर जाती है। अगर कोई भी सांसद 60 दिनों से अधिक, 60 दिनों से ज़्यादा अगर किसी अन्य देश में अनुपस्थित रहता है या संसद में अनुपस्थित रहता है तो उसकी
सदस्यता समाप्त हो जाती है। प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, यानी उनको रिटायरमेंट किया जाता है, अर्थात इतने ही सदस्य पुनः निर्वाचित कर लिए जाते हैं। 2 वर्ष बाद उतने ही सदस्य पुनः निर्वाचित किए जाते हैं। अब अनुच्छेद 89, इसके तहत राज्यसभा के कार्यों के संचालन के लिए एक सभापति एवं एक राष्ट्रपति का निर्वाचन किया गया। अब राज्यसभा के कार्य, राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों तक लगातार रोक सकता है। धन विधेयक एवं राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है। राज्यसभा में धन विधेयक जो 14 दिनों तक रोक सकता है। वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल, वित्त विधेयक को राज्यसभा 6 महीनों तक रोक सकता है, यानी वित्त फाइनेंशियल बिल को राज्यसभा 6 महीनों तक रोक सकता है। विवाद होने की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, यानी अगर कोई विवाद यानी झगड़ा या कोई कलेश होता है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। वित्त या वित्तीय मामले में राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा की ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की गई, यानी वित्त या वित्तीय मामले में लोकसभा से ज़्यादा राज्यसभा को शक्तियाँ प्रदान है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के सदस्य मतदान करते हैं। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन में राज्यसभा के सदस्य मतदान करते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में राज्यसभा के निर्वाचित मनोनीत सदस्य मतदान करते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग यानी हटाने की प्रक्रिया में राज्यसभा के निर्वाचित मनोनीत सदस्य वोट देते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए लोकसभा राज्यसभा के सदस्य मतदान करते हैं। संविधान संशोधन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पारित करना आवश्यक विधेयक है। संविधान संशोधन में दोनों की शक्तियाँ तक समान ही है। अब अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा में उपस्थित सदस्य संख्या 2/3 भाग बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्र सूची के विषय पर जो राष्ट्रीय महत्व का हो कानून बना सकता है। यह अधिकार लोकसभा को प्राप्त नहीं। यह कानून 1 वर्ष तक लागू रहता है। आवश्यकता पड़ने पर राज्यसभा 1 वर्ष इस कानून को बढ़ा सकता है। अब नोट, आर्टिकल 312, इसके तहत राज्यसभा उपस्थित सदस्य संख्या 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत कर सकता है, यानी राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत कर सकता है। यह अधिकार लोकसभा को प्राप्त नहीं है। जैसे 1961 में नई अखिल भारतीय इंजीनियर सेवा, अखिल भारतीय वन सेवा एवं अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा तथा 1965 कृषि सेवा एवं शिक्षा सेवा की शुरुआत किया गया था। अब राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, अनुच्छेद 89, इसके तहत राज्यसभा के कार्यों को संचालित करने के लिए एक सभापति एवं एक उपसभापति होंगे। मतलब इस कार्य को संचालित करने के लिए एक सभापति और एक उपसभापति नियुक्त होंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों में से किया जाता है। शपथ, यह शपथ नहीं लेते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और इनको 4 लाख रुपये मंथली दिया जाता है, जो भारत की संचित निधि द्वारा दिया जाता है। त्यागपत्र, इसको हटाया कैसे जाता है? सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, जबकि उपसभापति सभापति को देता है। 25, सभापति को राज्यसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके पद से हटाया जा सकता है तथा लोकसभा के अनुमोदन के बाद सभापति तथा उपसभापति राज्यसभा के कार्यों को संचालित करते हैं तथा सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं। राज्यसभा में आवश्यक गणपूर्ति 1/10 न होने सभापति राज्यसभा की स्वगति कर देता है, यानी अपने आप ही गति कर देता है। राज्यसभा में किसी विधेयक पर पक्ष एवं विपक्ष का मत बराबर होने पर सभापति अपना निर्णायक मत देता है। सभापति तथा उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों के भाषण का समय निर्धारण करता है, यानी सभापति में जो होता है सदस्यों का भाषण का समय निर्धारण करता है। राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकार की रक्षा सभापति उपसभापति करते हैं। और संसद विधायी शक्ति एवं विधेयक के प्रकार, यह 2 प्रकार के होते हैं। प्रस्तावक के आधार पर 2 प्रकार के विधेयक होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक, यानी गवर्नमेंटल और प्राइवेट बिल।
और विषय वस्तु के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं: धन विधेयक, मनी बिल, और साधारण विधेयक, कमर्शियल वित्त विधेयक, फाइनेंशियल वित्त, संविधान संशोधन विधेयक। अब पढ़ेंगे हम सरकारी विधेयक यानी गवर्नमेंट बिल। जब कोई विधेयक मंत्रीगण के द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे विधेयक को सरकारी विधेयक कहते हैं। जब कोई विधेयक मंत्रीगण के द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे बिल को सरकारी विधेयक कहा जाता है। यह मंत्रियों के द्वारा संसद में लाया गया विधेयक सरकारी विधेयक कहलाता है। जैसे राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल आदि के द्वारा लाया गया सरकारी विधेयक कहलाता है। अब गैर सरकारी विधेयक यानी नॉन गवर्नमेंटल और प्राइवेट बिल, वह विधेयक जो मंत्रियों को छोड़कर संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे विधेयक को गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। मतलब यह मंत्रियों के द्वारा छोड़कर किसी भी संसद के किसी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे विधेयक गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। यह विधेयक लोकसभा के सचिवालय में प्रस्तुत किया जाता है। स्पीकर के अनुमोदन के बाद लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव आदि के द्वारा लाया गया विधेयक गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे विषय वस्तु के आधार पर 4 प्रकार के विधेयक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।